Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 33वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं श्रीमान रामचंद्र पांडे जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। आप अखिल भारतीय शारीरिक टोली भोज विषय प्रमुख है आपका। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, आत्मनिर्भर भारत। तो पूरी टीम की ओर से आदरणीय श्री रामचंद्र पांडे जी का स्वागत है, आभार है। नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत विषय पर आप सब लोग जो श्रोतागण यहाँ उपस्थित है, उनका आप सबको सुनने आए हैं। हमको एक विषय दिया गया है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। अभी आगामी दिनों में कल ही रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन उत्सव। उसके एक सप्ताह बाद श्री जन्माष्टमी उत्सव है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। और इसके बीच में एक बहुत बड़ा और उत्सव होने जा रहा है अपने देश में, जिसकी प्रतीक्षा, जिसके लिए हजारों लोगों का बलिदान हुआ, सैकड़ों वर्षों का संघर्ष हुआ। इसमें वीरों ने बलिदान किया, समाज ने बलिदान किया, वैरागियों ने बलिदान किया, त्यागियों ने, सभी भारत की क्षमताओं ने जिसके लिए संघर्ष किया। ऐसे श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास, ऐसे तीनों उत्सवों के लिए हम आप सबको शुभकामना देते हुए मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता माने क्या? आत्मनिर्भरता माने जब भारत का व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा, भारत का प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर होगा, यहाँ के गांव आत्मनिर्भर होंगे, तो स्वाभाविक रूप से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर परिवार। अब जब ये बात आती है तो आत्मनिर्भरता के बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला बिंदु तो जिसको आवश्यकताएं रहती हैं, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान के नाम से जानते हैं। रोटी कपड़ा और मकान। अब अपने को पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि तो सीमित है, भूमि तो नहीं बढ़ सकती है, इसलिए बहुमंजिला मकान बनाना और लोग शहरों की तरफ अधिक आ रहे हैं और इसलिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना, ये सब अनिवार्यता हो गई है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सबको अन्न मिले, खाना मिले। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी भारत की जो स्थिति है, आर्थिक रूप से अन्न की दृष्टि से, अन्न का जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो हमारी जनसंख्या को खिलाकर उसके बाद भी एक्सेस होता है, अधिक होता है। और हम ये कह सकते हैं कि अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। कपड़ा तो भारत विदेश में बहुत समय से निर्यात करता आया है। अगर हम अपने आधार पर, अपने वातावरण के, अपने जलवायु के आधार पर हम अपना जीवन यापन करना चाहें, परानुकरण न करें, विदेशी अनुकरण न करें, तो कपड़े भी अपने समस्या नहीं अपने देश में। आगे विषय आता है स्वास्थ्य। व्यक्ति का स्वास्थ्य रहने क्या? व्यक्ति का स्वास्थ्य, बड़े बड़े अस्पताल में जाएगा व्यक्ति तभी स्वास्थ्य उसका ठीक होगा, ऐसा है क्या? तो स्वास्थ्य का हम अकेला एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकता है, हमको विचार यह करना पड़ेगा। हमको विचार यह नहीं करना पड़ेगा कि भारत सरकार या किसी प्रदेश की सरकारें, किसी देश, किसी जिले की व्यवस्थाएं क्या कहती हैं। हमको ये करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचता है और क्या करता है। अब हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से
व्यक्ति स्वस्थ रहे। स्वस्थ क्यों रहे? क्योंकि व्यक्ति के सामने जीवन लक्ष्य थे। जीवन लक्ष्य क्या थे? व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन, फिर व्यक्ति का पारिवारिक जीवन, व्यक्ति का फिर सामाजिक जीवन और फिर हमारी वैश्विक जीवन, ऐसे 4 प्रकार की जिम्मेदारियां हमारे पास थी। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक। और इसके लिए हम एक स्वस्थ जीवन, कितना स्वस्थ रहना चाहिए? हम 100 साल के जीवन की कल्पना करते थे, प्रार्थना करते थे, जीवे में वर्षा खत्म। जीवे वर्षा खत्म माने एक होगा तभी हम जीवन जिएंगे क्या 100 साल? तमाम पीजीआई होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, तभी हम 100 साल जीवित रहेंगे क्या? ये सब सहयोगी उपकरण है, जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सहयोगी उपकरण है। लेकिन एक व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकता है। अब उसका शरीर आसन, व्यायाम, प्राणायाम, खेलकूद, ये सब अगर भारतीय जीवन शैली का उसने अनुकरण किया। अब जैसे सूर्योदय जिस समय होता है, सूर्योदय के पहले अगर 1.5 घंटा पहले अगर हम जगकर बिस्तर छोड़ के अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त हो गए तो स्वाभाविक रूप से हम स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। अब हमको अभी हमारी जीवन शैली क्या हो गई है? हमारी जीवन शैली में जो अधिक देर तक होता है, सूर्योदय हो गया है लेकिन हम उठने के लिए तैयार नहीं। बहुत देर तक सोना ये एक प्रगति का लक्षण प्रगति की बात है। अब यहाँ कहावत है, घाघ बंदरी हुए हैं, घाघ कभी हुए हैं। वो कहते थे जल्दी सोए जल्दी जागे। जो जल्दी सो जाता है और जल्दी जग जाता है, आगे वो कहते हैं जो वो सोचे तो वो पावे। जो वो सोचता है वो उसको सब मिलता है। लेकिन हमने अपनी जीवन शैली गड़बड़ की है, हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई है और हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होने के कारण हमारा स्वास्थ्य कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे हो जाएगा, इसके बारे में हम स्वयं भी, अभी तो ये महामारी को छोड़ दीजिए तो ऐसी अनेक समस्याएं, ऐसी बीमारियां जो हमारी दिनचर्या के कारण ग्रस्त है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी बात थी, परंपरा थी, घर घर में नित्य भगवान का स्मरण करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना और इसी के साथ साथ कुछ प्राणायाम करना, कुछ मुद्राएं करना। मुद्राएं माने हाथ की मुद्राएं और बाकी आसन की मुद्राएं, ऐसे तमाम मुद्राएं होती हैं। अपनी परंपरा में एक शंख वादन की परंपरा है, पूजा पाठ में शंख वादन की परंपरा है। आज जो इस समय हम जिस समस्या से पूरा विश्व त्रस्त है, कोरोना बीमारी में अगर कोई शंख बजाता है, समुद्र का शंख, समुद्र में जो समुद्री शंख मिलता है, इसका शंख का वादन करता है तो इसके 3 लाभ होंगे। वादक के कोरोना का जो प्रभाव है, गले में प्रभाव पड़ता है, हृदय पर प्रभाव पड़ता है, चेस्ट पर। तो एक बात तो होगा कि उसका जो शंख वादक है उसका हृदय, फेफड़े और उसके गले पर कोरोना अगर अटैक करेगा तब वो ठीक हो जाएगा। इसमें प्राणायाम होता है, पूरक, रेचक, कुंभक ऐसा प्राणायाम होता है। और कोरोना के बारे में ऐसा कहते हैं कि अगर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड अगर सांस रोक के रखता है व्यक्ति तो इसका मतलब कि कोरोना उसको नहीं हुआ है। अगर इसका हम पालन करें, हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, लेकिन इस प्राचीन परंपरा को जो तमाम नई बातें आई उसमें हम कहीं न कहीं से छोड़ दिए थे, भूल गए हैं। हमको लगता है कि आज की भी बीमारी में, आज की भी महामारी में अगर हमने इसका अवलंबन किया, अगर हमने शंख बजाया तो शंख की ध्वनि जिस इलाके में जाती है, जिस क्षेत्र में ध्वनि जिस क्षेत्र तक पहुंचती है, उस क्षेत्र में बैक्टीरिया, जो कीटाणु है उनकी वो मरते हैं।
उसका जो कंपन होता है, कीटाणु और विषाणु उनके लिए अनुकूल नहीं रहता, उनके लिए प्रतिकूल होता है। और विषाणु और कीटाणु वो फैल न पाए, वो मर जाए, वो समाप्त हो जाए, इसके लिए शंखवादक की बहुत पुरानी परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। आज की बीमारी में, आज के समय में अगर हमको स्वस्थ रहना है, समाज को स्वस्थ रखना है, मैं पश्चिम बंगाल में रखे जो है, पश्चिम बंगाल में जो मूल बंगाली हिंदू समाज है, हर घर में शंख बजाया जाता है। सुबह शाम प्रातःकाल सायंकाल हर घर में शंख बजाया जाता है। जो मूल बंगाली परिवार है, कलकत्ता या उन शहरों में राजस्थान से लोग गए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग गए हैं, बिहार से गए हैं, जिनकी परंपरा में शंख वादन ऐसा नहीं है जैसा बंगाली समाज में, हिंदुस्तान में। आप जाकर देखिए, आप अध्ययन करिए, आप डेटा इकट्ठा करिए, आप अपने स्रोतों से जानकारी करिए। मूल बंगाली समाज कोरोना से ग्रस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर घर में शंख बजाने की परंपरा है, और यह शंख बजाना आज उसके स्वास्थ्य को ठीक रख रहा है। अगली बात आती है शिक्षा की। शिक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब 80 का दशक हमको ध्यान में आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और उसके कार्यकर्ता, उनकी समाज में वो स्वीकृति नहीं थी जो आज हो रही है। आज तो हमारी एक बात को लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारी बहुत अच्छी बातों का भी कोई ध्यान हमको देता नहीं था, हमारी ओर ध्यान नहीं देता था। झारखंड, ये जो तमाम जंगली क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत की व्यवस्थाएं थी। वहां पर विद्यालय थे, वहां पर चिकित्सालय थे, वहां पर विकास की योजनाएं थी, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक न होने का अध्यापक थे, लेकिन अध्यापक गांव में नहीं रहता था। चिकित्सालय थे, लेकिन चिकित्सक वो गांव में रहने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता था कि अगर इस समाज के पास हम पहुंच न पाए, हमारी विचारधारा हम न पहुंच पाए, तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। आज जो यत्र तत्र नक्सलाइट समस्याएं दिखाई देती हैं, ये सब नक्सलाइट समस्या के हम दोषी हैं। नक्सलाइट समस्या के दोषी हम सब लोग हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में वो सुविधाएं पहुंचने नहीं दी। चिकित्सक होने के बाद हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, अध्यापक होने के बाद भी हमने उनकी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखा, बैंक में कर्मचारी होने के बाद भी हमने बैंक की सुविधाएं उनके पास तक जाने नहीं दी। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी थे हम, लेकिन कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, सिंचाई के लिए जो तमाम योजनाएं आती थी, उसको हम पहुंचने नहीं दिए। और इसलिए केवल उस समाज को दोष देना, यह आज हम शुद्ध रूप से कहा जाए तो ये बेईमानी होगी हमारी। इसके पीछे हमारे समाज ने जो पाप किया है, हमारे सभ्य समाज ने जो गलतियां किया है, दोष किया है, उसका परिणाम है। और इसलिए कहां से काम शुरू किया? माननीय भावराव जी देवव्रत उत्तर प्रदेश में काम करने आए। उत्तर प्रदेश में सृष्टि संघ की जो सृष्टि है, उन्होंने एक निर्माण की। और केवल संघ की नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। बिहार का जो अभी झारखंड है, उस समय बिहार था, वहां पर गए थे और उनको ध्यान में आ गया कि शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? तो एकल विद्यालय, उसी गांव में कोई एक व्यक्ति रहेगा, अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा करेगा, उनको पढ़ाएगा, उनको बड़ा संस्कार की बात करेगा, थोड़ी बहुत उसको स्वास्थ्य वगैरह की भी जानकारी देना। ऐसे जानकारी देते हुए उसको हम ये जो अध्ययन की समस्या है, व्यवस्था होने के बाद भी, भारत सरकार की व्यवस्था होने के बाद भी जो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही है, इसको देने का प्रयत्न किया गया। शासन ने उस समय बात नहीं सुना। उस समय के शासन ने भावराव जी की बातों को समझा नहीं, सुने नहीं, लेकिन अभियान चल पड़ा। हमारे मदन बाबू थे, मदन बाबू अग्रवाल, दक्षिण बिहार के प्रांत संघ चालक। भावराव जी ने उनको बुलाया, कहा नहीं करना चाहिए,
एकदम करना। बाबूराव जी को लगता था अगर हम ये काम न कर पाए तो कोई दूसरी शक्ति आ जाएगी। दूसरी शक्ति आ जाएगी मतलब कौन? राष्ट्रघाती दूसरी शक्ति आ जाएगी। और इसलिए ये जो नक्सलाइट गतिविधि जिसको कहते हैं लोग, इसके दोषी भी हम ही हैं। और इसलिए लोगों को शिक्षा देने का एक प्रकार चल पड़ा है कि लोग जाएंगे, छात्रावास में रहेंगे, वहां कमरा लेकर रहेंगे, छात्राओं को भोजन मिलेगा। परंतु प्रतिदिन आना और जाना, हम लोग स्वयं जब अध्ययन करते थे तो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। बीच में नदी पड़ती थी, पानी पड़ता था, उसमें घुस के अंदर से जाते थे और हम लोगों ने पढ़ाई किया है। ये जो एकदम हम चाहेंगे तो शहरी व्यवस्थाएं ही हमको सब मिलेगी। तो शहरी व्यवस्था मिलकर तमाम सेवा के काम अगर हम चलाएंगे तो गांव का भला उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्योंकि एक बार शहरी गांव का बच्चा अगर शहर में ही आकर एकदम रहना शुरू कर दिया, वहां की व्यवस्थाओं में एकदम ढल गया, तो फिर गांव रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शैक्षणिक दृष्टि से भी कक्षा 12 तक की व्यवस्थाएं अपने आसपास 5-7 किलोमीटर जाकर हम पढ़ाई कर सके। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में हमको कक्षा 1972 तक अगर मैं कहूँ शिक्षा की व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में कम से कम एक इंटर कॉलेज तो निश्चित रूप से था। और वो इंटर कॉलेज गवर्नमेंट के शासन के इंटर कॉलेज नहीं हुआ करते थे, वो इंटर कॉलेज समाज चलाता था। उसका जो भवन है समाज उसी लिए पैसा इकट्ठा करता था। उसका क्रीड़ांगन, उसकी भूमि, हम लोग भी अपने कॉलेज में जब बिल्डिंग बनती थी तो उसको ईटा हम लोगों ने भी चढ़ाया है। ईटा रखना, मिट्टी ढोना, हम लोग भी ये जो व्यायाम पीटी का पीरियड होता था, व्यायाम शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का, इस सवेला में हम लोग ये सब किया करते थे। उस समय तक समाज की रुचि थी कि हम विद्यालय खोले, शिक्षा के लिए काम करें। लेकिन भारत में एक आंधी है, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण शब्द ठीक नहीं है, उसको राजकीयकरण कहना ठीक है। जो प्रबंधक थे उनके सब अधिकार निलंबित कर दिए गए और परिणाम हुआ कि 90 दशक आते आते जो समाज 1972 तक कॉलेज खोलने में रुचि रखता था, 1990 आते आते उन समाजों में विद्यालय खुलने बंद हो गए। कितने विद्यालय शासन खोलेगा? शासन की व्यवस्थाएं चरमरा गई, शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमरा गई। एक विद्यालय जिसकी क्षमता 500-600 विद्यार्थियों की थी, वहां पर 3-3 हजार, 4-4 हजार विद्यार्थी एनरोल्ड होने लगे। क्योंकि नियम भी ऐसे बन गए कि प्राइवेट परीक्षा देना है तो कहीं न कहीं एनरोलमेंट होना चाहिए, कक्षा 9, 10, 11 होना चाहिए। पढ़ने की उनके पास व्यवस्था नहीं थी। ऐसे कॉलेज थे जहां पर 1000 विद्यार्थी भी बैठ नहीं सकते थे, वहां पर 3-3 हजार विद्यार्थियों का एनरोलमेंट हुआ। कारण क्या रहा? कारण रहा हमारी शिक्षा नीति। हमने जिसको राजकीयकरण किया, जिसको लोगों ने राजकीयकरण करके, जिसको लोगों ने राष्ट्रीयकरण का नारा देकर ये किया, सत्ता में आए, सत्ता को भोग किया, लेकिन समाज की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करके रख दिया। उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के ये जब होकर आए तो उन्होंने कहा तो हम, और अभी अपने रक्षा मंत्री है भारत के श्रीमान राजनाथ सिंह, इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप विद्यालय खोलिए, हम आपको वित्त विहीन, आपको मान्यता देंगे, आप विद्यालय चलाओ, हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपको वित्त विहीन, हम वित्त नहीं देंगे, आपको मान्यता देंगे। विद्यालय खोलने प्रारंभ हो गए। शिक्षा व्यवस्था किसी शासन का काम नहीं है, केवल शासन नीतियां बनाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चलाना इस समाज की भी जिम्मेदारी, बहुत पुरानी जिम्मेदारी हम ये निभाते रहते थे। लेकिन तमाम झूठे
और जिसका कोई प्रयोग नहीं किया है, ऐसे नारों के कारण हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को अव्यवस्थित किया और उसको फिर से व्यवस्थित अगर हमको कर पाए। अब उत्तर प्रदेश में अब आज से 5 साल 7 साल पहले हर गांव में प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय होने के बाद भी शिक्षक है, नियुक्त है, लेकिन शिक्षा अध्यापक पढ़ाने नहीं जाता है। मेरी इस बात में लोगों को आलोचना लग सकती है कि हमारे ऊपर आघात किया जा रहा, आलोचना की जा रही, लेकिन ये सत्य बात है। इस सत्य से मुकाबला हमको सबको करना पड़ेगा और इसलिए शिक्षा मित्र बनाकर चलो भाई पढ़ाई करो, स्वास्थ्य मित्र बनाकर स्वास्थ्य की रक्षा करना, क्योंकि समाज राष्ट्र की जो शासन इसकी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन पंगु व्यवस्थाएं जब मिलती हैं तो ऐसे व्यवस्था को हम संभाल कैसे सकते हैं? तो ऐसे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, बाद में बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा पर कहां संकट है, किस किस बिंदु पर सुरक्षा पर संकट है? जब हर देश की एक चिति होती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उसको चिति शब्द प्रयोग किया, एक परंपरा होती है, एक आत्मा होती है, और उसको अगर हम भूल कर कोई व्यवस्था करते हैं, उस परंपरा से अगर हम हटते हैं तो समाज के सामने समस्या आती है, देश के सामने समस्या आती है। जब पाकिस्तान बन गया था, तो अटल जी वो कहते थे समझौते से, सौदेबाजी से तुम अपनी आजादी सुरक्षित नहीं रख सकते। और उनकी कविता है, ओ नादान पड़ोसी चिंगारी का खेल बुरा होता है। दूसरे के घर में जो आग लगाने का जो सपना है, अपने घर में सदा खड़ा होता है। आज ये बात पाकिस्तान पर सीधे सीधे उतरती है। कारण क्या रहा? पाकिस्तान की जनता ने, आज जो पाकिस्तान है, आज जो बांग्लादेश है, यहाँ के लोगों ने अपनी परंपरा को छोड़ा। जिस परंपरा में महर्षि पाणिनि हुआ करते थे, उस परंपरा को उन्होंने छोड़ा। आक्रमणकारियों की परंपरा को उन्होंने पकड़ा, आक्रमणकारियों को उन्होंने अपना हीरो बनाया। आवाज करना हुआ, थोड़े दिन तो मजा आया, लेकिन आज लोग तबाह हो गए। मैं केन्या के पासपोर्ट ऑफिस में बैठा था, इमिग्रेशन ऑफिस में। वहां पर ऐसे कुछ लोग आ गए, तो मेरी तो कोई रुचि नहीं थी बात करने के लिए, लेकिन एक सज्जन आ गए, कहे कि भाईजान आप भारत से हैं? कहा पाकिस्तान है। हमने कहा कि आप यहाँ क्या करने आए? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, भाईजान हम वीजा बढ़वाने आए, वीजा। हम कहा आप कब आए थे? तो कहा हम 15 दिन पहले आए थे। हम कहा क्यों? यहाँ तो 3 महीने का अराइवल वीजा बनता है, कोई आता 3 महीने का वीजा दे देते हैं। कहा भाईजान हम पाकिस्तान के हैं ना, हमको नहीं मिलता है वीजा। अरे हम अपने देश का नाम ठीक करिए आप। ऐसा क्यों है आपके देश का नाम? तो उन्होंने जो सज्जन थे, उन्होंने कहा भाईजान बहुत बदमाश लोग हैं। कराची का उन्होंने उदाहरण दिया। कहा कराची शहर में लगभग 200 दुकानें थी जहां सवेरे लोग चाय पीते थे, जैसे दिल्ली में हमारे हर जगह चाय की दुकान है। और इन्हीं दुकानों पर लोग बम मारते थे आकर, और दुकानें तबाह हो गई, बंद हो गई दुकानें। जब ऐसे अपनी परंपरा से कटता है, कहां दूर तक जाती है परंपरा, कहां कितनी दूर तक उसका नुकसान होता है, हानि होती है। जिन्होंने उसके लिए बड़ा अच्छा नारा दिया होगा, उन्हीं की तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी मारी जा रही है, भूखों मर रही है। उसके लिए स्वास्थ्य की समस्या है, उसके लिए सुरक्षा नहीं है, परेशान है वो। कारण क्या हुआ? अपनी परंपराओं को लोगों ने छोड़ा। इसलिए अपनी परंपरा, अभी नेपाल का क्या हो रहा है? नेपाल में समाज तो परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन नेपाल की जो सत्ता में कुछ लोग जो बैठे हैं, ये अपनी परंपरा को छोड़कर जो नेपाल की मूल
परंपरा है उसको छोड़कर कहीं व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियां थोड़ी सी सफल होती दिखाई देती है, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक देश है, सब व्यवस्थाएं वहां भी ठीक होगी, लेकिन परंपरा से हटने का परिणाम अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने समाज पर, अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर सब जगह दिखाई देती है। और इसलिए अपनी जो परंपरा है, अपने जो बाप दादे हैं, अपने पुरखे जो है, अपनी जो पीढ़ियां हैं, अपनी पीढ़ियों से अपने को प्रेरणा मिलती है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अपनी पीढ़ियों के दुख और सुख दोनों से हमको उत्साह लेकर, सीख लेकर आगे जाने की हमको प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य का एक नियम है भारत में। भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था परंपरागत रही है, उसको आयुर्वेद नाम दिया है। अभी भारत में आयुर्वेद, जिसको एलोपैथी कहते हैं, होम्योपैथी, ऐसी सब औषधियां हैं। अभी एक और है आरोग्य विषय, आयुष मंत्रालय जिसको कहते हैं, आयुष मंत्रालय जिसमें काम करता है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, यदि कहीं रोग है उसकी दवा वहीं पर है। अगर हमारे गांव में कोई बीमारी है तो उस बीमारी की दवा इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे गांव के आसपास ही। और इसलिए आयुर्वेद का जो चिकित्सक रहता था वो शरीर जानता था, वो शरीर की बीमारी क्या है ये जानता था। फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए आसपास की कौन सी वनस्पतियां हैं वो जानता था, और औषधि बनाने की कला उसको मालूम थी, उसके गुणदोष मालूम थे। वो आया हुआ सामने वाला व्यक्ति उसके चेहरे को पढ़कर उसके भाव को या उसकी बीमारी जान सकता था। तमाम आज टेस्ट के नाम पर, एक कोई बीमार हो गया तो टेस्ट के नाम पर, दवा के नाम पर नहीं, इसको क्या बीमारी हुई है इसके लिए ही उसके परीक्षण में, जिसको टेस्ट कहा जाता है, तमाम ऐसे परीक्षण में लाखों लोग खर्चा हो जाता है। और तभी समझ नहीं आता, रोगी पड़ा रहता है, आईसीयू में रहता है, उसके टेस्ट चलते रहते हैं और रोगी मर के वहां से वापस आता है। पुरानी व्यवस्था क्या थी हमारी? चिकित्सक, हम स्वयं जानते हैं, आयुर्वेद का चिकित्सक जाता था तो हाथ रखता था, ऐसे नाड़ी पर हाथ रखता था, हाथ पकड़ता था, और फिर आपको समस्या क्या वो बताना प्रारंभ करता था। क्योंकि वात, पित्त और कफ ऐसे 3 दोष होते हैं, और इन 3 दोषों का ये दुष्परिणाम होगा। और इसलिए हमारे लोगों ने वात, पित्त, कफ इसको समझकर इस पर इसकी दवा देना, इस पर इसकी चिकित्सा करना। और औषधि कहाँ है? तो जहां रोगी है उसी के आसपास दवा है। एक बार मैं नैनीताल गया, हमारे प्रांत प्रचारक थे माननीय श्री प्रताप नारायण मिश्र। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जरा वो घास तोड़ के लाओ। तो हमने जैसे घास पकड़ा, वैसे एकदम से बहुत जैसे बिच्छू मार दिया हो, ऐसे बिल्कुल हमको लगा। हमने तो ऐसे बहुत कि इसको तोड़ा दिए तो ऐसी घास को तोड़ने में क्या है, और एकदम से बिल्कुल हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम क्या हुआ, वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो वो दूसरी घास तोड़ के, हम कहा नहीं तोड़े, अब कोई घास नहीं तोड़ के लाए, कहा तोड़ के लाओ, तोड़ के लाए, कहा इसको मलो। तो बिच्छू घास जिससे हमको कष्ट हो रहा था, बिच्छू डर मारने की तरह जो कष्ट हो रहा था, वहीं पर पालक घास, उसको मलने से पालक घास ठीक होती है। माननीय मोरोपंत जी पिंगले अपने संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अधिकारी थे। राम जन्मभूमि के शिलान्यास की ये जो पुण्य बेला आई है, उसमें माननीय मोरोपंत जी पिंगले की योजना, और इसलिए माननीय रज्जू भैया ने कहा था, मोरोपंत जी ने भारत की कुंडलिनी उन्होंने जगाया, भारत की कुंडलिनी शक्ति जगाई उन्होंने। और इसलिए किसी समाज की, किसी राष्ट्र की, किसी व्यक्ति की जीवन दायिनी शक्ति, इसको जगाना, इसके लिए काम करना, यह एक स्वास्थ्य सुरक्षा
इन सब के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। ये सब बड़ी 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 बातें, और फिर बात आती है आर्थिक बातें। भारत आत्मनिर्भर कैसे होता है? जब ये बात होती है तो सामान्यतः सब लोगों का ध्यान आर्थिक मुद्दों पर ही जाता है। हमारे एक अभी श्री सूर्यकांत जालान जी काशी में कार्यकर्ता हैं, इस लॉकडाउन के समय में काशी में था, और उन्होंने एक दिन फोन किया हमको कि आपका झोला कहाँ है, हमको आपके झोले की आवश्यकता है, बैग की आवश्यकता है। क्योंकि प्रचारक झोला लेकर थोड़ा था, कहे कि ऐसे हम कहा बताइए, तो कहे कि आइए, हम कहे कि आप नहीं झोला, उनको पता था कि झोला चला जाएगा तो प्रचारक आ ही जाएगा। और फिर एक कार्यक्रम में जा रहे थे तो हमारी उनकी बातें शुरू हुई। कहा कि रामचंद्र जी, इस पर काम करना चाहिए। अगर भारत को आर्थिक दृष्टि से, गांव को, परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है तो दो बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। पहला बिंदु है कि किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास पैसा आता कहां से आ रहा है पैसा, और दूसरा बिंदु है पैसा कहां जा रहा है। पैसा अधिक आए और पैसा कम जाए, अगर हम ये कर पाए तो हम भारत को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध बना सकते हैं। अभी एक मैं बहुत, शायद लोगों को लगेगा विवादित विषय, लेकिन मैं जानबूझकर ये विषय ले रहा हूं। हम सब चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, आप इसको नशा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सभ्य समाज आज इसको नशा नहीं कहता, लेकिन निकोटीन तो है उसमें, नशा तो है। हमने एंटी टोबैको अभियान चलाया अपने देश में, तंबाकू के विरोध में अभियान। मैं आज इस मंच से सबको चुनौती देता हूं, ऐसे एंटी टोबैको अभियान चलाने वाले लोगों पर एक चुनौती देता हूं। काशी में चले जाइए आप, काशी में व्यक्ति पान खाता है, और तंबाकू जो है, तंबाकू एक उपज है, धरती से पैदा होती है, उसमें पत्ते आते हैं, बड़े बड़े पत्ते सूख जाते हैं तो उसको काट कर उसको खाया जाता है। ये भारत में बहुत प्रचलित एक, जिसको नशा कह सकते हैं, ये एकदम बड़ा प्रचलित व्यवस्था थी। उसको खाना, उसको एक अलग प्रकार करके उसका हुक्का पिया जाता था, बीड़ी बनाकर पीते थे लोग। लेकिन क्या किया गया कि नहीं, तंबाकू से कैंसर होता है। मैं इस मंच से मैं ऐसे सब लोगों को चुनौती देता हूं जो तंबाकू से कैंसर होता है, वो कहते हैं आप जाइए बनारस, बनारस का व्यक्ति जो पान खा रहा है, बनारस में पान खाते समय पान खाता है और वैसे नेचुरल तंबाकू, मूलभूत जो उसमें विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रोसेसिंग जो तंबाकू खाता है, ऐसे तंबाकू खाने वाले एक भी व्यक्ति को कैंसर हो गया हो ऐसा ढूंढ के लाइए आप। लोगों ने केमिकल डालकर ऐसे तमाम गुटखा और ये सब बनाई है, इसके कारण हमारे लोग कैंसर हमको बना दिया है, थोड़ा और तेज नशा हो जाए। और इसलिए एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था, उसका 5 रुपए 7 रुपए में जीवन चल जाता था, काम हो जाता था और लंबा जीवन जीता था। गुटखा का प्रभाव, ये केमिकल का प्रभाव आ गया इस उद्योग में, तो कैंसर होने लगा। फिर क्या किया व्यक्ति ने? तंबाकू खाना बंद किया, गया कहां? वो शराब पीने, अल्कोहल पर, अल्कोहलिज्म की तरफ वो चला गया, अल्कोहल पीने लगा वो। एक व्यक्ति जो 400 रुपए में अपना 24 घंटा चला लेता था, तंबाकू खाकर, बीड़ी पीकर, हुक्का पीकर, वो 50-60 रुपए से, हमको मालूम नहीं कि क्या उसकी कीमत है, लेकिन कम से कम इतना तो होगा ही, 50-60 रुपए प्रतिदिन, 50-60 रुपए उसका जा रहा है। ये जो तंबाकू के विरोध में अभियान चलाया है, ये भी मैं तो इसको देशद्रोह की श्रेणी में मानता हूं। ये भारत के साथ जो 100 पर आघात है। ये जब कोरोना का काल चल रहा था तो 2-2.5 महीना बाद
कुछ जब भीड़ शुरू हुई तो शराब की दुकानें खुल गई, तो शराब की दुकानों पर एक लंबी लाइन लग गई। हमारे एक मित्र है श्री गोपेश पांडे, काशी में एक बहुत पुराना समाचार पत्र चलता था आज, उसका नाम ही था आज, स्वतंत्रता के समय का वो था, और श्री गोपेश पांडे जी उसके कोऑर्डिनेटर थे। पूरा 11 सालों से 11 प्लेसेस से वो चलता था, छपता था, और गोपेश पांडे जी उसके पहला पन्ना, उसका अंत का पन्ना और उसका जो एडिटोरियल पृष्ठ है, ये गोपेश पांडे जी तय किया करते थे। अब अवकाश प्राप्त हो गया है उनको वहां पे, एक दिन उनको पता चला मैं भी हूँ, तो उन्होंने पुराने संबंध थे, उन्होंने फोन किया, रामचंद्र जी अरे मैं आया आपके पास आज, तो बड़े मजा किया, हमको क्या बताइए बनारस के डीएम को कौन बताए, अरे तुम शराब की दुकान खुलवा दिए, अरे इसके बदले तुमको भांग की दुकान खुलवाना चाहिए थी, भांग की दुकान खुला देते, ये सब समस्या ना आती इस प्रकार की। और फिर उन्होंने आगे जो बात कही वो हमारे समझने की बात है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भांग कोई व्यक्ति खाता है उसको क्या चाहिए, गांजा पीता है उसको क्या चाहिए, भांग और गांजा पीता है तो उसको चाहिए दूध, उसको चाहिए मलाई, उसको चाहिए मीठा, खोआ चाहिए, ऐसी ताकतवर चीजें भांग खाने के बाद वो ढूंढता है, उसको घी चाहिए। और शराब पीता तो क्या करता है, उसको फिर मिर्च चाहिए, उसको मांस चाहिए, उसको तीखी चीजें चाहिए। कहा कि प्रवृत्ति से ही ये जो अल्कोहल है ये तामसी नशा है, नशा भी सात्विक होता है। उस दिन हमको समझ में आया, श्री गोपेश पांडे जी ने बताया, एक तरफ आकर आपको दूध ढूंढ रहे हैं, घी ढूंढ रहे हैं, खोआ ढूंढ रहे हैं, बर्फी ढूंढ रहे हैं, ठंडाई ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मिर्च ढूंढ रहे हैं, मछली ढूंढ रहे हैं। तो कहा नशा भी, नशा अगर कहा जाए कि नशा नहीं करना है, हमारे आपके कहने से नशा बंद हो जाएगा ऐसा नहीं। और अगर नशा कहने की बंद करने की बात है, हमको आपको चाय के बारे में सोचना चाहिए कि चाय पीते हैं हम, ये भी हमारा नशा है, इसको बंद करना चाहिए। तो नशा विहीन समाज होना चाहिए, ये बहुत अच्छी कल्पना है, लेकिन इसमें कैसे कम खर्चे में और अधिक दिन तक स्वास्थ्य ठीक रहे। भारत की परंपराओं में ऐसी व्यवस्था थी, दीर्घजीवी हुआ करते थे लोग, लेकिन इसमें तमाम लोग जब घुसाए और इस प्रकार के अनर्गल केमिकल्स डालकर तंबाकू के प्रोडक्ट शुरू किया उन्होंने, उसका परिणाम हुआ भारत का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, कैंसर शुरू हुआ। मैं फिर से कहता हूं कि भारत का मूलभूत, भाई आप हमारे कहने से आप कहिए कि नहीं नशा कोई नहीं करेगा, ये बात शायद आश्चर्य की बात हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कैसे सस्ता नशा कैसे हो सकता है, घर का पैसा कौन दिया है, इस ओर हम समाज को ले जा सकते हैं क्या। अब कुछ लोगों के विषय विवादित हो सकता है, तो अब ऐसे अनेक बातें ऐसी हैं। अब जैसे मैं अभी इसी लॉकडाउन के समय में एक जगह में गया, तो वहां नींबू का पेड़ था, सिंचाई की व्यवस्था कम थी, जमीन में पानी ज्यादा नहीं मिलता है वहां, ऐसे इलाका था। तो हमने पूछा कि इसका क्या रहता है, इसमें पानी वगैरह कैसा रहता है, ये बहुत अधिक पानी नहीं रहता तभी इसमें फसल आ जाती है। हमने पूछा कि कितना नींबू आता, वो पेड़ लगा था, हमने कहा कि इसमें कितना नींबू आता होगा, तो उन्होंने कहा कि 2 फसल आती है, एक फसल में 1500 नींबू पाया जाता होगा, माने एक घर में 3000 नींबू। हमने कहा ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपने गांव में 1000 नींबू का पेड़, 100 नींबू का पेड़ लगवाइए आप, एक गांव में 100 नींबू का पेड़ लग जाए, और वहां का नींबू जो है, नींबू से अचार बनाया जाए, नींबू के प्रोडक्ट बनाए जाए, वही गांव के लोग सब उसकी व्यवस्था करें,
तो घर घर की आय बढ़ सकती है। बहुत अच्छा टमाटर होता है। टमाटर होता है, जब पकता है टमाटर तो टमाटर की फसल की कीमत नहीं मिलती है। वहीं के आसपास अगर हम टमाटर टमाटो केचप वगैरह जो बनाते हैं, ऐसी चीजें वहां बनाने की हम व्यवस्था कर दें और वहां शिक्षण उसको दिया जाए। ऐसा नहीं कि ये व्यवस्थाएं नहीं है, इन व्यवस्थाओं का प्रचार नहीं है। उद्योग लगाने में तमाम झंझटें आती हैं, उसके विपणन की व्यवस्था भी आती है। हमारे बनारस में एक गांव है चिरई गांव। वो इससे तो विकास खंड है वो चिरई गांव, लेकिन चिरई गांव का आचार, चिरई गांव एक गांव, उसका प्रोडक्ट फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। किसको प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां के लोगों ने एक ही प्रोडक्ट को ये करके अचार बनाना शुरू किया और बाकी शुरू किया, उसकी शुद्धता। इसलिए सब लोग एक अपने प्रोडक्ट एक जगह पर लाते हैं, वहां पर काम करते हैं और काम करके वहां का अपना कोई नाम देकर, अपना कोई ब्रांड देकर, जो मानक भारत सरकार ने तय किया है, वो किसी सरकार ने, प्रांत सरकार ने तय किया है, उस मानक के आधार पर अगर हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाकर उसको इसकी सप्लाई किया, हमने इसका विपणन की व्यवस्था किया, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊंची हो सकती है, अच्छी हो सकती है। आज से 3 साल 4 साल पहले मैं गया था, सुजापुर नाम की जगह है, सुजापुर मध्य प्रदेश में, शाजापुर। तो वर्ग में मैं गया था, तो हमारी अपने व्यवस्था में लगा एक संसद था, उसने कहा कि अरे 2-3 दिन हो गया था, तो उसने कहा कि सवेरे आपको हम चाय नहीं पिला पाएंगे। हम कहा क्या हो गया? तो कहा कि नहीं, आज चाय नहीं मिलेगी आपको। हम कहा क्यों नहीं मिले? कहा कि आज दूध के लोगों ने दूध लाकर उन्होंने उड़ेल दिया, फेंक दिया है और दूध की बिक्री नहीं किया लोगों ने। हम कहा ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा कि कृषि उपज नहीं मिल रही है, कृषि मूल्य नहीं मिल रहा है, लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, इसके कारण लोग नाराज हैं। तो हमने थोड़ा सा उस इलाके का अध्ययन किया। वहां संतरे की अच्छी फसल होती है और संतरे की फसल का एक नियम है कि जब पानी बरसता है, ये जो मौसम है, इस पानी बरसते समय वहां जब नए नए पत्ते आते हैं, कोपले आती हैं, बिना उसमें कोई फूल लगे, इसी समय उसकी बिक्री की व्यवस्था हो जाती है। लोग आते हैं, पूरा बगीचा खरीद लेते हैं। अभी उसमें फल नहीं आया, लेकिन आज की जो फसल है, आज का जो उसमें कोपले निकली हैं, उसमें नए नए डालियां निकली हैं, उसके आधार पर उसको सौदा तय कर ले जाते हैं। क्या किया? ऐसे समाज ने शासन को कटघरे में खड़ा करने के लिए जब फसल आई तो उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। भारत की फसल को न खरीद कर, ऐसा नहीं था कि भारत के बाजार में संतरा बहुत अधिक हो गया था, भारत की बाजार में संतरा अधिक नहीं था, लेकिन जो विपणन व्यवस्था थी वो गड़बड़ किया उन्होंने। और ये क्यों किया उन्होंने? ऐसे जो किसान विरोधी, और अगर किसान विरोधी है कोई तो मैं उसको देशद्रोही कह सकता हूं। इन्होंने योजनानुसार किसानों की व्यवस्थाओं को चरमराने का, खत्म करने का प्रयत्न किया। अगर वहां का किसान, वहां के लोग संतरे से कुछ बना सकते थे, बाई प्रोडक्ट उससे बना सकते थे, तो शायद उनकी ये स्थिति न होती। कहाँ गड़बड़ी कहाँ थी और काम कहाँ हो रहा है? गड़बड़ी थी संतरा, और दूध फेंका जा रहा है, आंदोलन दूध के लिए किया जा रहा है। ऐसे षड्यंत्र भी चलते हैं देश। मलिहाबाद आम आपको पता होगा, दशहरी आम भी कहते हैं। तो लखनऊ के पास में मलिहाबाद एक गांव है, दशहरी एक गांव है। वहां पर विजयदशमी का मेला लगता, दशहरी मेला। वहां एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, उसका आम, आज जो दशहरी आम है उसका, उसी से कलम लगाकर उसके आम को विकसित किया लोगों ने। लगभग ऐसा कह सकते 70-80 किलोमीटर लंबा और 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चौड़ा, ये पूरा का पूरा इलाका, वहां खेती नहीं करते लोग,
केवल आम की खेती करता है, केवल आम का उत्पादन करता है। ऐसे हम सघन एक एक और पूरा मलिहाबाद का आम ये दुनिया की मार्केट में जाता है, दुनिया के मार्केट, क्यों भारत की मार्केट में, दुनिया की मार्केट में जाता है। एक छोटा इलाका नागपुर का संतरा ये वैश्विक है, दुनिया भर में जाता है। बहुत बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसे अलग अलग जो प्रकृति है, अलग अलग जो मौसम है, आप चले जाइए, आपको जो अनार दिखाई देता है, तो नासिक का अनार, नासिक के आसपास अनार की खेती करेंगे। ऐसे अलग अलग जलवायु में अलग अलग ही फसलें की जा सकती हैं, और वो फसल करके एक सघन क्षेत्र बनाना, क्योंकि अगर हमने उत्पादन किया तो अगली व्यवस्था आती है कि इसका विपणन कैसे होगा, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। लेकिन अगर किसी इलाके को सघन हमने बनाया उद्योग के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो वहां विपणन की व्यवस्था भी हो सकती है। अभी मैं सोनभद्र जिले में मैं लॉकडाउन में मैं घूमा, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने हमको एक समस्या बताई। वो समस्या मैं अनुभव करता था पहले भी, क्योंकि सोनभद्र जिले से हमारा 80 के दशक से मेरा संबंध था, वो समस्या में मुझे पता थी। लेकिन उस कार्यकर्ता ने क्या बताया, गांव में जंगल में पहले उपज जो रहती थी जंगल में, उस उपज का जंगल में रहने वाले लोग ही उसको तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे? लकड़ी नहीं तोड़ते थे, उसके फल तोड़ते थे, नीचे गिर जाता था उसको बीनते थे, इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उसको विपणन करते थे। जो चिरौंजी आप खाते हैं, चिरौंजी जंगल की फसल है, जंगल की, जो जंगल में होती है, और उसको एक एक चिरौंजी को बीन कर लोग लाते हैं, ऐसा उसका विपणन करते हैं। बीच में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मन में रहने वाला व्यक्ति वो चिरौंजी का प्रयोग नहीं कर सकता, चिरौंजी उठा नहीं सकता, देख रहा है चिरौंजी पड़ी है, उठा नहीं सकता। क्यों? ये वन उपज है, वन उपज अगर उठाता है वो जेल जाएगा। ऐसे षड्यंत्र भारत में किए गए, 80 के दशक में इस प्रकार से षड्यंत्र किए गए। ये षड्यंत्र करने के पीछे धारणा क्या थी, योजना क्या थी? इस षड्यंत्र के पीछे धारणा थी, योजना ये थी कि अगर ये अपने इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से कंगाल होंगे, ये पलायन करेंगे, ये विद्रोह करेंगे, भारत की व्यवस्थाओं के साथ विद्रोह करेंगे, और इसलिए इसको विधर्मी बनाने में, परंपरा से हटाने में हमको सुविधा मिलेगी। और इसलिए सरकारों ने जानबूझकर या अनजाने में ऐसे षड्यंत्र रचे, जिसके कारण भारत की जो ये अर्थव्यवस्था है इस पर प्रहार किया, व्यक्ति को कंगाल बनाने का उन्होंने काम किया। एक घास होती है जिसको नागर मोथा घास, इत्र, उसका इत्र बनाया जाता है। अगर वो घास इकट्ठा कर ली जाए तो जंगल की मूल प्रवृत्ति पर कहीं कोई अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन नागर मोथा वहां का वनवासी इकट्ठा नहीं कर सकता था। अभी तो 5-7 साल से सब छूट मिल गई है, लेकिन अभी भी क्या व्यवस्था है, हम तो अगर हम एक जंगल में रहते हैं, हमने अगर 5 किलो में नागर मोथा इकट्ठा किया, हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इसका विपणन करने के लिए हमको 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको खरीद ले। अगर किसी ने खरीदा और 5 किलो, हमने 5 किलो, दूसरे ने 2 किलो, तीसरे ने, चौथे ने 20 किलो लेकर चला वो, तो जेल जाएगा वो। हमारी व्यवस्थाओं में दोष है, हमने व्यवस्थाएं गड़बड़ की। ऐसी व्यवस्थाओं को भी ठीक करने का शासन को मेरा सुझाव है कि वो ठीक करे व्यवस्था। अगर वहां का व्यक्ति अपने परिवेश की जो उपज है, उस उपज का वो प्रयोग करने लगे, उस उपज को इकट्ठा करने लगा, इकट्ठा करके अगर वो विपणन कर सके, वो वहां पर हरदा और बहरा, जो हरदय और एक बहरा जो त्रिपुरा चूर्ण होता है, इसमें 3 चीजों में हरदा और बहरा, इफराद हरदा और बहरा सोनभद्र के जंगलों में है। लेकिन शासन की नीतियां ऐसी रही है कि उत्तर प्रदेश में हर्रा बहर्रा 3 रुपए 4 किलो, 3 रुपए 4 रुपए किलो बिकता है, और वही जब छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है, पड़ोस में मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, तो उसकी कीमत होती है 30 रुपए 40 रुपए।
षड्यंत्र, ये आज की व्यवस्था नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ठीक करके ही हम भारत को ठीक कर सकते हैं, व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। ये पुरानी व्यवस्था है, जो पुराने लोगों ने व्यवस्थाएं की थी, जो गड़बड़ियां की थी, उसका ये दुष्परिणाम है। महुआ एक बहुत बदनाम फसल हो गई है। महुआ, उसका एक अल्कोहल बनता है, एक प्रोडक्ट, लेकिन महुआ के और भी तमाम प्रयोग हैं। महुआ जब गिरता है तो उसका रस निकालते हैं, हरे महुए का जो तुरंत गिरा उसके महुए का रस निकालकर उसके तमाम खाद्यान्न बनाए जाते हैं। उससे, जिसको हलवा कहते हैं, शीरा जिसको कहते हैं, ऐसे हम उसका हलवा बनाते हैं। और अगर वो हलवा खाते, सुपाच्य होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है उसका। और पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं, मीठे पकौड़े ये सब बनाया जाता है। महुआ का हम लोग बचपन में, क्योंकि हमारा घर जहाँ, वो भी महुआ का पूरा कम से कम 70-80 पेड़ महुआ के हैं हमारे खुद बगीचे में। महुआ गिरता है तो महुए को इकट्ठा करके उसको सुखा लेते हैं। उस समय हल चलने का जमाना था, खेती हल से होती थी। जब दीपावली के आसपास, विजयादशमी और दीपावली के आसपास जब खेत में हल चलता था, जब जुलाई में बैल हल जोतता था, चलना पड़ता था, उस समय उसको महुआ खिलाया जाता था। महुआ भिगोते थे, महुआ उसको खिलाते थे। महुआ खिलाते थे तो झूम के बैल चलता था और ताकत के साथ चलता था। हमारे खेती की उपयोगी था। महुआ का जो फल है, ये फूल की बात मैं कर रहा हूं, महुआ का जो फल है उससे तेल निकलता है। उसके तेल से, जिसको वेजिटेबल ऑयल साथ कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल, महुआ के तेल को थोड़ा सा अगर सावधानी से प्रयोग किया जाए, उससे अपने बहुत अच्छे खाद्यान्न बनाए जा सकते हैं। लेकिन डालडा का जमाना आ गया। एक डालडा एक चलता था, डालडा एक वनस्पति ऑयल, वनस्पति तेल था, जिसको आज वनस्पति तेल कहते हैं। उसका एक मार्का था, एक प्रोडक्ट था जिसको डालडा कहते थे। डालडा का जमाना आ गया। हमने घर के महुए, घर की सरसों, घर के घी को छोड़कर हम डालडा खाने लगे। हमारा स्वास्थ्य का हो गया। हमारी सब व्यवस्थाएं, हमको हमारे ऊपर आर्थिक बोझ आए, और इसलिए अगर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक करना है तो अपने इर्द गिर्द जो संसाधन है हमको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हम परंपरा से उसको करते थे, लेकिन ये हम न कर पाए, इसका लोगों ने हमारे ऊपर आघात किया। और इसलिए अपनी व्यवस्थाएं, अभी किसी स्टेशन पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर, काशी जैसे स्टेशन पर, धार्मिक स्टेशन पर भी, मथुरा चले जाइए, काशी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, तो कान में एक समाचार आएगा। भारतीय रेलवे एक समाचार देगी, किसी अपरिचित व्यक्ति से का दिया हुआ कोई खाद्यान्न न खाएं, ऐसा न हो कि आपको नशा दिया जाए, नशा हो। हमारे देश की अवस्था हो गई है कि अपरिचित व्यक्ति के साथ हम खा नहीं सकते। अभी कोरोना के संकट में, कोरोना के कार्यकाल में व्यक्ति जब चल दिया, उसके कहाँ खाएगा? दुकानें तो बंद थी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। समाज का हो गया। कौन आ रहा है पता नहीं, कौन दे रहा है पता नहीं, लेकिन भोजन में किसी ने खिलाकर लूट लिया हो, ऐसा उदाहरण आज इस कोरोना के कार्यकाल में नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब कर्तव्य भाव से किया जाता है, धर्म भाव से किया जाता है, कर्तव्य भाव से जब व्यक्ति करता है तो उसे इस प्रकार की अनर्गल बातें नहीं होती। जब कर्तव्य भाव से ऐसी बातें नहीं होती हैं, तब फिर व्यक्ति गड़बड़ होता है। इसलिए भारत के हमारे व्यक्तियों को हम कर्तव्य भाव हमको जगाना पड़ेगा। और कर्तव्य भाव जगाने के लिए पहले तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम कौन हैं, और फिर जो हमारा देश है, हमारा समाज, उससे हमारा संबंध क्या है, हम और हमारा संबंध क्या है। पुरुष सूक्त एक
चीज एक है, कहीं भी पूजा पाठ होती है तो पुरुष सूक्त का गायन, पुरुष सूक्त का पाठ हमारे पंडित समाज किया करता है। पुरुष सूक्त क्या कहता है? अपने यहाँ शिक्षा की दो व्यवस्था है, एक जो जानते हैं आप वहां से अनजान व्यवस्था, नोन टू अननोन। तो व्यवस्था ऐसी है, वो कहते हैं कि समाज क्या है, व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है। वो कहते हैं व्यक्ति और समाज, कहते हैं जैसे व्यक्ति है उसी तरह समाज है। व्यक्ति के एक सिर रहता है, समाज के हजारों सिर रहते हैं, सहस्रों सब रहते हैं। व्यक्ति के दो हाथ रहते हैं, समाज के सहस्रों सिर हाथ रहते हैं, सहस्रों पैर रहते हैं, आंखें रहती हैं। ऐसा उन्होंने संबंध बताया। ऐसा संबंध क्यों बताया उन्होंने? व्यक्ति को हमारे सर में पीड़ा होती है, हमारे शरीर में कष्ट होता है, तो पूरे शरीर की संवेदना, पूरे शरीर के सब अंग उसको मिलकर उसको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए हमारे देश के ऋषियों ने बताया कि समाज भी पुरुष है, विराट पुरुष है। ये हमारा विराट पुरुष है। हम एक पुरुष हैं, वो विराट पुरुष है। इसलिए विराट पुरुष के बारे में हमारी जानकारी, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो पंडित दीनदयाल जी ने ऐसे प्रश्न उठाया कि समाज और व्यक्ति का संबंध कैसे है। तो लोगों ने कहा, समाज में धारणाएं प्रचलित थी कि व्यक्ति और समाज आपस में एक दूसरे का, लोग कहते थे जैसे सिक्का होता है, सिक्का क्वाइन, उसके सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है जो टेल होता है। तो कहते हैं समाज और व्यक्ति ऐसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दीनदयाल जी कहते हैं गलत व्याख्या है। समाज और व्यक्ति एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। फिर क्या है? फिर किसी उदाहरण दिया कि जैसे पिन होता है, डिब्बा होता है, ऐसे डिब्बे की एक दीवार दूसरी दीवार ऐसे बताए। वो तो दीनदयाल जी का ये नहीं है। तो हमारे संबंध क्या है? तो समाज कैसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए? समाज बड़ा होना चाहिए या व्यक्ति बड़ा होना चाहिए? तो कहा समाज और व्यक्ति एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए, पूरक नहीं है, दोनों के अनुकूल होना चाहिए। समाज को व्यक्ति की चिंता करना चाहिए और व्यक्ति को समाज की चिंता करना चाहिए। अगर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया जो समाज की चिंता नहीं करता, समाज इतना बड़ा हो गया, संगठन इतना बड़ा हो गया जो व्यक्ति की चिंता नहीं करता, ये गड़बड़ है। और श्री दीनदयाल जी ने कहा व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की, इनको एक दूसरे के अनुकूल, पूरक नहीं है, एक दूसरे के अनुकूल रहना चाहिए। अनुकूल शब्द प्रयोग किया है, एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। पंडित मोहन मालवीय जी ने भारत के गांव, उसका एक सिम्टम्स दिया, एक लक्षण दिया है। उन्होंने कहा है गांव गांव में सभा होनी चाहिए, गांव गांव में पाठशाला होनी चाहिए, मल्लशाला होनी, कुश्ती होना चाहिए, खेलने के स्थान होने चाहिए, पूजा पाठ के स्थान होने चाहिए, कथा प्रवचन के स्थान होने चाहिए। ऐसे सभी पर्व जब एक साथ बनाए जाते हैं अपने आप में आती है, सुरक्षा अपने आप उस गांव में आती है। हमारे इन श्रोताओं में अनेक श्रोता, मुझे लगता है बिहार के भी कुछ श्रोता होंगे, क्योंकि हमारे मनीष जी स्वयं बिहार के हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले बिहार में वीर सेना और आपस में बड़ा द्वंद्व चल रहा था। तो अपने एक संस्थान से एक कार्यकर्ता ने एक कार्यक्रम किया, ग्राम गौरव, अपने ग्राम का गौरव, ग्राम का इकट्ठा करो। हमारे गांव में कौन अच्छा क्राफ्ट करता है, कौन सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति है, किसका स्वास्थ्य ठीक है, कौन अच्छी खेती करता है, कौन अच्छा गोपालन अच्छा करता है। और इसे गांव के इकट्ठा करके गांव का गौरव, ग्राम गौरव, ऐसे कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम जिसने प्रारंभ किया पुलिस अधिकारी था, श्री अरविंद पांडे पुलिस अधिकारी थे। और ग्राम गौरव प्रारंभ करके बिहार की जो आपस में द्वेष चलता था, आपस में जो मारपीट चलती थी, आप बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के बंधु हमारी इस बात से सहमत होंगे, उस द्वेष को उसने खत्म किया। जो दूरियां थी उस दूरी को उसने खत्म करने का प्रयत्न किया। वहां और भी लोगों को लगाया, समाज को लगाया, समाज के साथ मिलकर उसने इस काम को खत्म किया। और पहले जब कोई एक व्यक्ति
किसी की नौकरी लग जाती थी, छोटी नौकरी लग जाती थी, तो उसके यहाँ बीमा एजेंट आता था और कहता था बीमा कर लीजिए, बीमा करा लीजिए, बीमा करा लीजिए। वो कन्विंस नहीं होता था, दोबारा फिर आता था, फिर चला जाता, फिर आता था। वो तब तक आता रहता था जब सामने वाला व्यक्ति बीमा लेने न लगे। लेकिन अगर एक किसी की घर की छत पर काम कर रहा है, उसकी 4 मंजिल छत पर दीवार के सहारे से लटक कर वो ये कर रहा है, हो गया क्या खत्म? दीवार के किनारे खड़ा होकर, दीवार के सहारे लटक कर अगर वो पाइप पासिंग कर रहा है और वहां से गिर जाए वो, तो उस मजदूर को जो ठेकेदार होते थे, जो घर के मालिक हुआ करते थे, जो बिल्डर हुआ करते थे, वो ये गिर के मर गया है, गिर को उसको चोट लग गई है, इसका मुकदमा हमारे ऊपर ना हो, मामला रफा दफा हो जाए, तो पुलिस को पैसा देने में सब लगा देते थे। जो व्यक्ति घर से मर गया उसके घर को कुछ नहीं मिलता था। हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सब लोग बीमा कराओ, साल भर में हर महीने 1 रुपए लगाओ, साल भर में 12 रुपए, रोजाना 1 रुपए लगाइए, 365 रुपए। तो अगर साल में 12 रुपए लगाते हैं आप और ऐसा बीमा करा लीजिए आप, कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम घर को 2 लाख तो मिल जाएगी। अगर 365 रुपए का बीमा कराया तो घर में कम से कम 5 लाख रुपए तो मिल जाएगा। ऐसी तमाम योजनाएं भारत सरकार ने भी शुरू किया है। ये सब जो हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अगर अमन है तो ठीक है, लेकिन दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? एक विषय और मैं रख रहा हूं, इस बीच में पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत से गोमती नदी प्रारंभ होती है, गोमती नदी लखनऊ जाती है, गोमती नदी आगे निकल जाती है, जौनपुर वगैरह होकर गंगा जी में मिल जाती है, और भी नदियां हैं वहीं से निकलती है। सई नदी निकलती है जिसको सदा नीरा, रामचरित मानस में जिसका नाम सदा नीरा है, राम कथा में गोमती और सई दोनों का नाम आता है, उल्लेख आता है। ये नदियां जहां से निकलती थी झील थे, झील, लेकिन आज वहां की झील समाप्त हो गई। झील क्यों समाप्त हो गई है? यूकेलिप्टस का पेड़ लगाकर हमने जल स्रोत को खत्म कर दिया है। जल स्रोत इतना नीचे चला गया है कि गोमती नदी जल विहीन हो गई है। कम से कम 50 किलोमीटर गोमती नदी में आप चले जाइए नवंबर दिसंबर में, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई नदी बहती है। ऐसा यूकेलिप्टस का पेड़, ये 80 के दशक से भारत के साथ षड्यंत्र किया गया। अक्टूबर नवंबर जब आता है, दीपावली में पटाखे मत लगाओ, क्या होगा? अरे धुंध आ जाएगी। पराली मत लगाओ, क्यों? उससे फिर प्रदूषण हो जाएगा, फैल जाएगा। ये प्रदूषण क्यों फैल रहा है? ये प्रदूषण की जिम्मेदारी उन व्यवस्थाओं को जाता है, उन लोगों पर जाता है जिन्होंने यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए। भारत के परंपरागत पेड़ काटकर, जिसमें ऑक्सीजन देने की अधिक सामर्थ्य थी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देने की ज्यादा क्षमता थी, ऐसे पेड़ों को काट कर उन्होंने एक ऐसा पेड़ लगाया जो धरती से लेता तो ज्यादा है, देता बहुत कम है। फल नहीं लगता है, कोई चिड़िया नहीं बैठती है, जितना ऑक्सीजन देता है ऑक्सीजन नहीं देता है। तो अधिक लेने वाला और कम देने वाला ऐसे पेड़ लाकर हमने अपनी धरती को बंजर बनाने का काम शुरू कर दिया। और फिर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो भारत की धरती के साथ ये जो षड्यंत्र चला है, यूकेलिप्टस का पेड़, इसको खत्म करना पड़ेगा अपने को। यूकेलिप्टस का पेड़ खत्म होगा, जो पुराने पर्यायी
ऐसे पेड़ थे उनको लगाया जाए, फिर से जल स्तर ऊपर आएगा, खेती होगी, सिंचाई कम करनी पड़ेगी, जल रहेगा। जल ही नहीं रहेगा तो जल के लिए संघर्ष होगा। फिर दिल्ली के लोग, आप लोग तो पी सकते हैं वो मिनरल वाटर, लेकिन सब लोग मिनरल वाटर नहीं पी सकते। और इसलिए अपने जल संसाधन को ठीक रखना, इसको व्यवस्थित बनाना, ये भी एक अनिवार्य आवश्यकता। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके साथ। ये जो यूटिलिटी सबके पर, कहीं भी आप चले जाइए नहर होगी, कहीं भी जल स्रोत होगा, आप चले जाइए कहीं भी, अगर यूटिलिटी सबके पेड़ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि हाँ कोई न कोई जल स्रोत है परंपरागत। उस जल स्रोत को खत्म करने का योजनानुसार षड्यंत्र किया गया भारत के साथ। और जल स्रोत खत्म होगा तो गांव का किसान आत्मनिर्भर कैसे होगा, उसकी फसल कैसे होगी, उसके पशु कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। और इसलिए ऐसी अनेक ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऊपर लादी गई हैं, आ गई हैं, हमने उसको अपना भी लिया होगा। भारत के जो कृषि क्षेत्र है इसमें चीट बीज आते हैं, बीज ऐसे ऐसे बीज आते हैं कि जो दो तीन साल से ज्यादा लीजिए तो बीज की क्वालिटी खत्म हो जाती है। भारत के धरती पर ये जो हम सब्जियां खाते हैं, ये बीज स्वदेशी नहीं है। बहुत कुछ कंपनियों ने इस पर काम करना शुरू किया और फिर हमको अपने ही देश के बीज को तैयार करना पड़ेगा, अपने ही देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक साधु समाज होता है। साधु समाज में उतना माना जाता है कि राजस्थान का समाज है, और इसकी परंपरा में मसाला का प्रयोग करना, मसाला पैदा करना उनकी परंपरा में है, जिसको हम पेठा कहते हैं। ऐसे पेठा, इसकी फसल वहां होती है और भी हो सकती है, और मसाला वो उसके लिए जो मसाला वो पैदा करते हैं, उसी मसाले का वो बनाते भी हैं, लेकिन केवल अपने घर के लिए, जिसको कहीं कहीं मथौरी कहते हैं, जिसको और भी कुछ प्रोडक्ट कहते होंगे, कोहड़ौरी कहते हैं, मथौरी कहते हैं, मगौड़ी कहते हैं, ऐसे नाम उसके चलते हैं। लेकिन हमने उसको छोड़कर हमारे यहाँ चल पड़ा है वो सोया। कहाँ का प्रोडक्ट है, कैसे आ गया सोया हमारे पास? हमने अपने स्वादिष्ट प्रोडक्ट को छोड़कर हम ऐसे निर्जीव प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया। किसी भी होटल में चले जाइए, बड़े बड़े होटल्स में, वहां आता है विनेगर माने सिरका, हमारे गांव में उसको सिरका कहते हैं, विनेगर। ये सब केमिकल प्रोडक्ट है, सभी केमिकल है। भारत में विनेगर, जामुन और गन्ना, ऐसे के विनेगर बनाए जाते थे। बनाने के लिए बड़ी पवित्रता का, बड़ी सावधानी का ध्यान रखते थे। अब विनेगर जब तैयार होता, जब उसको खाते थे तो पेट की कीड़े अपने आप, सामान्यतः जाड़े के ये जो बरसात के दिन में विनेगर उस पर खाए जाते थे। जब बरसात के दिन में विनेगर खाए तो प्रदूषण, जो जल का प्रदूषण होता है, अपने आप से उसकी सफाई होती रहती थी। तो हमारे पास अपनी व्यवस्थाएं थी, लेकिन हम अपनी व्यवस्थाओं से हटे हैं, और इसलिए हमको अपनी व्यवस्थाओं से ही चलकर हमें कुछ चीजें जो लुप्त हो गई हैं, जिनका प्रयोग हमने बंद कर दिया है, उनको फिर से जागृत करना पड़ेगा, जीवित करना पड़ेगा। और फिर से हमको ये पुरातन बात नहीं है, इसी को कहा गया है आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप योजना। यही है कि हम अपने आसपास जो संसाधन है, हमारी जो प्राचीन विरासत थी, उस विरासत से हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो काम करेंगे, इसको हम दुनिया में हम सप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में इसकी बनारस की सारी दुनिया भर में जाती है। एक समय बनारस का कालीन उद्योग, पूरी दुनिया भर में इसका कालीन उद्योग, लेकिन भारत के कालीन उद्योग पर भी योजनानुसार संकट लाया गया, बाल श्रमिक के रूप में आते गए।
हम जब कक्षा 10-12 में पढ़ते थे, 7-8 में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे तो हम गाय के लिए भूसा लेने जाते थे, चारा लेने जाते थे, गाय खिलाते थे। सवेरे 7 बजे तक पढ़ाई वगैरह करके तो अपने घर के काम में गाय का के आसपास का इलाका साफ करते थे। बाल श्रमिक, ये बाल श्रमिक नहीं है, ये घर की व्यवस्थाओं में सक्रिय रहकर काम करना है। लेकिन हमने बाल श्रमिक के नाम पर जो आघात किया भारत की अर्थव्यवस्था पर, ये बहुत बड़ा आघात है। ये देशद्रोह किया लोगों ने। अगर कहीं पर व्यवस्था थी, उसके शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, लेकिन घर पर ऐसे जो काम किया जाता था, एक कालीन जो बनारस में बनता था भदोही के आसपास, एक कालीन बनाने में 2-2 महीना, 3-3 महीना लगता था। माता पिता उसमें काम करते थे, बच्चा उसमें आ जाता था, स्कूल से चला आता था, वो काम करने लगता था। लेकिन बाल श्रमिक कह के अपने प्रोडक्ट को लोगों ने अमेरिका से, जर्मनी से वापस कराया। देशद्रोह किया इन्होंने, घटनाओं के पीछे नहीं गए। ऐसे सुनने में बहुत अच्छा, लेकिन निकृष्ट काम ये लोगों ने हमारे साथ, अपने देश के साथ किया है। और इसलिए जब घर में बच्चा अपने घर में काम करता है तो बाल श्रम नहीं है। हमको तो जानकारी नहीं, आप में से किसी को जानकारी हो तो आप हमको बताइए व्यक्तिगत रूप से। मनीष जी से हम हमारा नंबर लेके बात कर सकते हैं। सोना, यहाँ पर कपड़ा बनाने का IIST, हैंडलूम टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन है। फिटर, इलेक्ट्रिकल, ऐसे तमाम ट्रेड हैं, कंप्यूटर, ऐसे तमाम ट्रेड हैं जहां पर शिक्षा दिया जाता है कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। आप लोगों ने भारत में कभी देखा है कि सोना चांदी के गहने, जेवर, ऑर्नामेंट्स बनाने का कोई उद्योग चलता है, कोई विद्यालय चलता है, कोई ITI, कोई IIT, कोई पॉलिटेक्निक, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है क्या? हमको अभी तक जानकारी नहीं है। अगर आपके पास जानकारी हो तो आप हमको बताएंगे तो मैं उसको अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा। भारत का व्यक्ति जो सोने चांदी के गहने अपने पिता से सीखता था, अपने घर से ही सीखता था। अनेक संगीतकार वो कहते हैं हमारे पिता और गुरु, पिता होता तो वही उसका गुरु होता था। स्वाभाविक रूप से अपने घर की बातें हम जब करने लगते थे उसमें हमारी कुशलता होती थी। सोने चांदी का जेवर बनाने का, ऑर्नामेंट्स बनाने के, गहने बनाने के कोई प्रशिक्षण विद्यालय न होने के बाद भी हम दुनिया में सर्वोत्तम गहने बनाते हैं। दुनिया में हमारे गहनों की मांग, डिमांड है। जो हीरा आता है अफ्रीका में, उस हीरो को हम तराशते हैं। जो पत्थर निकलते हैं भूमि से, ऐसे पत्थरों को हम उसको आकार देकर, इसका कोई इंस्टीट्यूट चलता है क्या? इसका कोई ITI है? इसका कोई पॉलिटेक्निक है? इसका कोई IIT है क्या? कोई टेक्निकल कॉलेज है? नहीं है। लेकिन फिर भी हम सर्वोत्तम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परंपरागत रूप से ज्ञान लेना, ज्ञान प्राप्त करना, ये भी हमारी एक व्यवस्था थी जिस व्यवस्थाओं पर लोगों ने आघात किया। और ये हमारी व्यवस्थाओं को, अपने ही विषय को फिर से जीवित करेंगे, जागृत करेंगे तो हम आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सभी दृष्टियों से और संपन्न, सभी दृष्टियों से हम एक आत्मनिर्भर भारत, घर के मुकदमे गांव में निपट जाते थे। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था आ गई। आप पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, पंच परमेश्वर। आप मेरा निवेदन उस कहानी को पढ़िए। कैसी संवेदनशील कहानी है। आपस में शत्रुता है, लेकिन जब उसको निर्णय देना हुआ तो अपने को पंच परमेश्वर की बात जब ध्यान में आती है तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में दुश्मनी होने के बाद भी निर्णय अलगू चौधरी ठीक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता थी, जब हम 5 पंच में मिल कीजिए काजा, सामूहिक हमारा जीवन था। और आज इस सामूहिक जीवन में हम कितने अलग अलग हो गए। और इसलिए
सामूहिक जीवन के संस्कार, परिवार के संस्कार, ग्राम गौरव के संस्कार, ये व्यवस्थाएं हमको फिर से जीवित करेंगी, पुनर्जीवित करनी पड़ेंगी, तब हमारा देश आत्मगौरव होगा। आपने हमको सुना, आप धैर्यपूर्वक, थोड़ा विलम्ब हुआ था लेकिन आप हमको सुनते रहे। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। फिर से आगे कल रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है और बीच में श्री राम जन्मभूमि का शिला पूजन, उसका भूमि पूजन। ऐसी सबकी बधाई देते हुए उत्सव का वातावरण, ये पूरा 7-8 दिन उत्सव का वातावरण है, लेकिन जब उत्सव में हम मग्न रहते हैं किसी समय घात होता है, दुष्टता करने की आती है। और ये उत्सव करें लेकिन सावधानी से करें, उत्सव करें जागरूक रहकर उत्सव करें। अपने आसपास लोग क्या कर रहे हैं, पता चला हम उत्सव में मग्न हैं और राष्ट्रद्रोही शक्तियां किसी समय उनको फ्री हैंड हम दे रहे हैं, तो सावधानी से उत्सव किया जाए। शंख बजा को उत्सव करिए, कोरोना नहीं होगा। आपके स्वास्थ्य की इस उत्सव का जो 10 दिन का समय है, इसकी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।